हाय हेलो और आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज जो है हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। केस स्टडी की अगर बात करें तो कंट्रोलिंग जो हमारा चैप्टर है उसकी केस स्टडीज हम करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत कम है, तो इसमें जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ही सिंपल आते हैं और मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने जरूर आना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम में जो केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्लस जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें से फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रोसेसेस, सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, यस इसमें भी कॉम्बिनेशन है जहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है और डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ विद क्वेश्चन नंबर 1। बार बार लगातार बताते आ रही हूँ बट फिर भी एक बार वापस बता दूं कि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस की बात करें तो मेन क्वेश्चंस को पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फिर आप केस पे अगर जाओगे तो आपका टाइम सेव होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। और एग्जाम में टाइम की बचत बहुत ही जरूरी है भाई, यहाँ पे टाइम का ही तो खेल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मेन क्वेश्चंस पे जाते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व अबव। अब देखिए फंक्शंस कहा गया है तो देयर विल बी मोर देन वन फंक्शन, मतलब कंट्रोलिंग के अलावा भी और फंक्शंस होंगे। राइट, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है नेम द रेलेवेंट कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। अब मतलब आपको पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कौन से फंक्शंस इसमें गिवन है और उस फंक्शन का कोई तो एक कंसेप्ट है, कोई तो एक एलिमेंट है। जैसे अगर डायरेक्टिंग की बात करें तो उसमें मोटिवेशन है, ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है इसमें इंक्लूडेड है। वैसे ही अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो उसमें सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फंक्शन, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है उस फंक्शन का, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन अचीव करने में मदद करेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ ये कहानी वही पुरानी कहानी है कि कंपनी अपना टारगेट प्रोडक्शन जो है अचीव नहीं कर पा रही होगी तो कैसे करेगी आप बताओ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली यहाँ पे केस पे जाते हैं। केस एग्जैक्टली क्या कहता है आइए देखते हैं। ट्राइकॉन लिमिटेड एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी थी जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर्स मैन्युफैक्चर करती थी और उन्होंने उसके लिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी बनाई कि भाई वो ऐसी लेटेस्ट चीज़ें जो है जो मार्केट में धूम धड़ाके से बिकती है वैसी चीज़ें बना सके। चलो ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिटरमाइन थे कि भाई हम जो है न्यू मशीन्स को ऑपरेट करेंगे और उसके लिए कंपनी को नेसेसरी वर्कर्स की ज़रूरत थी। अब ठीक है, न्यू मशीनरी मंगाई, हमने सोचा कि न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाएंगे तो फटाफट वो मार्केट में बिक जाएगी और हम मार्केट में एकदम मचा देंगे। ठीक है, न्यू मशीनरी मंगाई, मशीनरी चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए क्योंकि भाई न्यू टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर्स कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे ये वर्कर्स को प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा हमने वर्कर्स को यहाँ पे रिक्रूट किया। ठीक है, कि वर्कर्स चाहिए, प्लेसमेंट एजेंसी को कांटेक्ट किया, क्या स्किल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑपरेट करनी है बता दिया, उन्होंने हमें वर्कर्स लाके दे दिए। चलो पहला तो काम हमारा हो गया। अब वर्कर्स आ गए तो काम की शुरुआत हो गई, लेकिन 3 महीने के बाद पता चला प्रोडक्शन मैनेजर को कि जो वर्कर्स है वो टारगेट प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पाए। अब जनरली जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं तो एक टारगेट सेट किया जाता है, राइट, कि 1 महीने में इतना काम होना चाहिए या 3 महीने में इतना काम होना चाहिए। अब 3 महीने के बाद पता चला कि जो वर्कर्स है वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। चलो ठीक है, नहीं कर पाए ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाए ये पता करना भी तो जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चला टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो जो जनरल मैनेजर है उनको आ गई दिक्कत। उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी कि भाई पता करो कि हो क्या रहा है, क्यों टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। अब उस इंक्वायरी में पता चला कि ये जो हमारे नए वर्कर्स हैं इनके पास सारी स्किल्स और एबिलिटीज तो है, मतलब काम कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन विलिंगनेस टू डू नहीं है। मतलब काम कर सकते हैं, एबिलिटी है, स्किल्स है, बट अंदर से वो जो आग होती है ना काम करने की कि नहीं मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, वो इनमें मिसिंग है और उसके लिए वो अपना 100% नहीं दे रहे, तो टारगेट प्रोडक्शन यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, दिक्कत क्या है पता चल गई।
क्या दिक्कत है वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे आती है मेरे दोस्त, कहाँ पे आती है? फाइंडिंग आउट डिविएशंस, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, अरे ये कहाँ पे आता है? ये हुई बात एग्जैक्टली तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता है, फंक्शंस को लिखना है तो सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता है कि कंट्रोलिंग तो भाई साफ साफ नजर आ रहा है, राइट कि मैंने डिविएशंस फाइंड आउट किए, टारगेट प्रोडक्शन जो है स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था, स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ, डिविएशंस है मुझे पता चले, ठीक है, तो ये तो कंट्रोलिंग हो गया। लेकिन आपने गौर करा होगा कि इनको वर्कर्स की जरूरत थी। वर्कर्स कहाँ से आए? तो एक मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करके मैं वर्कर्स को लेकर आई। तो ये कौन सा फंक्शन है भाई साहब? ये है आपका स्टाफिंग, जहां पे मैंने प्लेसमेंट एजेंसी को कांटेक्ट किया। देखिए छोटे छोटे हिंट्स केस में मिलेंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैम केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, केस स्टडी हमें समझ में नहीं आता है। देखिए केस स्टडी सॉल्व करते वक्त अटेंशन बहुत ही ज्यादा चाहिए। कुछ छोटे वर्ड्स है जो डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। वर्कर्स की जरूरत है, प्लेसमेंट एजेंसी को कांटेक्ट किया, प्लेसमेंट एजेंसी से वर्कर लाइए तो डायरेक्टली स्टाफिंग हो गया ना। टारगेट प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ, क्या दिक्कत है पता करने की कोशिश की, डिविएशन तो डायरेक्टली कंट्रोलिंग आ गया ना, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद डिविएशन पता चला तो जनरल मैनेजर ने क्या किया था, एक इंक्वायरी ऑर्डर करी थी, ठीक है, कि ये करना है, ऐसे करना है, ये पता करो। तो ये क्या हो गया बेटा? ये यहाँ पे डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है। टेलिंग द वर्कर्स व्हाट टू डू, उनको एक काम देना, उनको क्या कैसे करना है बताना, ये तो डायरेक्टिंग ही हो गया। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है। अब दूसरा सवाल क्या था कि फंक्शंस तो आपने बता दिए कि चलो ये तीन फंक्शंस मेंशन्ड है, लेकिन इनके कौन से कंसेप्ट्स मेंशन्ड है, कौन से कंसेप्ट्स, ठीक है। तो कंट्रोलिंग की बात करूं तो हमने यहाँ पे दो चीजें की थी। एक हमने यहाँ पे जो है डिविएशंस फाइंड आउट किए कि भाई टारगेट तो सेट कर दिया लेकिन क्या टारगेट पूरा हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो एक तो हमने यहाँ पे फाइंडिंग आउट डिविएशन किया, ठीक है। उसके अलावा डिविएशन फाइंड आउट करने के अलावा हमने क्या किया, तो हमने उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ढूंढने की कोशिश की, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के ये दो एलिमेंट्स है, आप कह सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाह रहे हो कि मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो ये भी आप लिख सकते हो, राइट। उसके अलावा जो सेकेंड चीज है दैट इज स्टाफिंग, ठीक है। चलिए इसको ए कह देते हैं, स्टाफिंग को बी कहते हैं। स्टाफिंग में हमने क्या किया है, प्लेसमेंट एजेंसी, ये एजेंसी के द्वारा इंटरनल रिक्रूटमेंट, अरे ये सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो भाई स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज डायरेक्टिंग। अब हमें पता चला कि वर्कर्स टारगेट प्रोडक्शन पूरा नहीं कर रहे, चलो ठीक है, लेकिन क्यों ये पता चलेगा तभी तो आप करेक्टिव मेजर्स लोगे ना। तो पता चल गया कि चलो वर्कर्स में विलिंगनेस नहीं है, वो अंदरूनी इच्छा नहीं है कि हमें ये पूरा करना है, हमें ये काम करना है, अंदरूनी इच्छा। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं मोटिवेशन। ये बार बार लगातार बताया था कि मोटिवेशन जबरदस्ती नहीं हो सकता है, फोर्सफुल नहीं हो सकता, आप ला नहीं सकते हो, आप दे नहीं सकते हो, वो अंदर से आता है। तो एक रीजन देना चाहिए टू बी मोटिवेटेड। हो सकता है कि हम यहाँ पे वर्कर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे और उनको मोटिवेट करे कि वो मेहनत करके टारगेट को पूरा करे वॉलंटरीली, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स है ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ पे मेंशन थे। सबसे पहले आपको फंक्शंस बताने हैं तभी एलिमेंट्स बताने हैं। अब देखिए ये फंक्शंस में ज्यादातर बच्चे डायरेक्टिंग को मिस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टाफिंग और कंट्रोलिंग तो डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है, बट डायरेक्टिंग वाला जो है इनडायरेक्ट यहाँ पे मेंशन है, तो बच्चे मिस कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है, तभी मैं कहती हूँ प्रैक्टिसिंग केस स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस क्या गिवन है, तो विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन इग्नोर्ड अबाउट, मतलब कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो इग्नोर हुआ है, जिसको हमने फॉलो नहीं किया है, एंड क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि ये जो इग्नोर्ड फंक्शन है उससे ये सिचुएशन को हम सही कर सके, ठीक है। मतलब कोई तो फंक्शन है जो कंपनी ने इग्नोर किया है जिसकी वजह से आई है इनको बड़ी ही दिक्कत, ठीक है। क्या फंक्शन है, चलिए देखते हैं, सीधा केस पे जाते हैं तो पता चल जाएगा। अब केस बहुत ही छोटा है। केस कहता है कि पॉलीकॉन्स लिमिटेड एक ऐसी फर्म है जो पेपर बैग्स बनाती थी, कहां पे, तो ओडिशा में, ठीक है।
It had employed female workers in the company and manufacturer paper bags from recycled paper, thereafter sells them to various firms at economic rates. अभी तक तो कोई फंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं. रिक्रूटमेंट हो गया है, ठीक है, पेपर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रिसाइकल पेपर यूज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. सिंस लास्ट 1 month इट्स कस्टमर्स आर रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम द यूजर्स दैट दीज पेपर बैग्स आर अनएबल टू मैनेज हेवी वेट एंड टोन इजीली. अब ये कंपनी तो काफी समय से पेपर बैग्स बना रही है, बढ़िया से रिसाइकल पेपर यूज कर रही है, लेकिन 1 महीने से कंपनी को बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है. उनके कस्टमर्स, मतलब जो फर्म्स उनके पेपर बैग्स खरीदते हैं, उनसे बहुत सारी कंप्लेंट बैग आ रही है कि भाई आपके पेपर बैग की क्वालिटी है ना सही नहीं आ रही है आजकल, क्योंकि हम जैसे उसमें वजन डालते हैं वो फट के सारी चीजें गिर जाती है. अब बैग का तो काम ही है चीजों को कैरी करना, वही नहीं कैरी कर पाएगा तो किस काम की बैग, राइट? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? Why? क्यों ये कंप्लेंट्स आई? क्योंकि हमने चेक्स नहीं रखे. देखिए, कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो हमें जनरली लगता है कि कंट्रोलिंग का काम है कि भाई टारगेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है देखना और टारगेट पूरा करवाना. नहीं, देखिए जब कंट्रोलिंग की बात करते हैं एक चीज याद रखना, कंट्रोलिंग का काम होता है चीजें एज पर प्लान हो, चाहे वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, चाहे वो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हो, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो कॉस्ट हो, हर एक चीज एज पर प्लान हो. मैं कहती हूँ कि 10 रुपए में एक बैग बननी चाहिए, अगर 15 रुपए जा रहा है तो वो भी कंट्रोलिंग है. कॉस्ट आप इंक्रीज कर रहे हो जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, एज पर प्लान चीजें नहीं हो रही है. मैं कहती हूँ अगर 100 बैग एक हफ्ते में बननी चाहिए, अगर 50 बन रही है तो भी कंट्रोलिंग है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, एज पर प्लान्स. अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड की भी बात करती हूँ तो प्लानिंग में हम क्वालिटी स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करते हैं ना, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहे तो वो भी कंट्रोलिंग है. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जो इग्नोर किया गया है? भाई साहब मेरे यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंट्रोलिंग है, जिसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है. अगर कंपनी ने कंट्रोलिंग किया होता, अगर ये बैग्स की क्वालिटी चेक करने के बाद इसको डिलीवर किए होते तो ये कंप्लेंट्स की नौबत ही नहीं आती, राइट? कैसे इसको सुधारे, क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल चीज है, टेक करेक्टिव एक्शंस. दिक्कत आ रही है भाई, ये क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या आपको पता चल गया ना कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्वालिटी इश्यूज है, तो टेक करेक्टिव एक्शंस और इसको आप इंप्रूव करो. बैग्स है, पेपर्स है, उसको चेक करो, उसमें कुछ अगर क्वालिटी इशू आ रहा है, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो या बनावट में हो, वो फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शन लेके क्वालिटी को वापस इंप्रूव करो. ठीक है, तो कौन सा फंक्शन इग्नोर्ड है? कंट्रोलिंग. उसका कौन सा स्टेप है जो आपने फॉलो करना है अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने? तो करेक्टिव एक्शन आपको लेना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा है पता है, डेविएशन क्या है पता है, तो आपको बस अभी करेक्टिव एक्शन लेना है. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इस केस पे वो बताना है, एंड रेलेवेंट कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड फंक्शन आपको अगेन यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो कौन से फंक्शंस है और उसके कौन से कंसेप्ट हाईलाइटेड है ये आपको यहाँ पे बताना है. चलिए ठीक है, जाते हैं केस पे. मिस्टर सांधु वर्कड एज अ मैनेजर इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर द लास्ट 10 years. ठीक है, आगे उसने सोचा कि वो खुद का बिजनेस चालू कर लेगा, क्योंकि इतने सालों से 10 साल से आप एक जगह पे काम करते हो तो वहां पे आप चीजें सीख जाते हो, वो स्किल्स आ जाती है, वो एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस आ जाती है. तो उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो क्यों ना मैं खुद का ही कुछ करूं, और इसीलिए उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली. ठीक है, कंपनी खोलते ही सबसे पहला काम किया कि उन्होंने कंपनी को 6 मेजर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया. ठीक है, अब देखिए आप कंपनी ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, एक अगर आप बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हो तो कुछ ही व्यक्ति वही सारा काम देखेंगे, वही फाइनेंस देखेंगे, वही मार्केटिंग, वही सेल्स, वही प्रोडक्शन. बट अगर आप कंपनी को मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे डिवाइड करते हो तो स्पेशलाइजेशन के लिए आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हो. ठीक है, तो उन्होंने भी 6 ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए. कौन से 6 डिपार्टमेंट्स बनाए? तो प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, लीगल और ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस, ये 6 डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए. 1 महीना होते ही उन्होंने कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स हेड होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो मैनेजर है, उनके साथ एक मीटिंग कॉल आउट की. अब मीटिंग में मिस्टर सांधु ने बताया कि देखिए हमारे 6 डिपार्टमेंट्स है, बट ये 6 डिपार्टमेंट्स में से जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये 3 डिपार्टमेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इनको विजिलेंट रहना, विजिलेंट मतलब बहुत ही ध्यान रखना,
ठीक है, बिल्कुल भी गलती ना हो, बारीकी से भी गलती ना हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इन 3 डिपार्टमेंट में कुछ हुआ, अगर इन 3 डिपार्टमेंट में कुछ हुआ तो कंपनी की सक्सेस अफेक्ट होगी। बाकी 3 डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पर अगर उनमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो कंपनी के सक्सेस को वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिपार्टमेंट है, उनको बहुत ही विजिलेंट रहना है। ये 3 डिपार्टमेंट के हेड्स को बहुत ही अलर्ट रहना है, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती कंपनी को ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि जो भी डिविएशन टॉलरेंस लिमिट्स है फॉर द क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स, ये हमें सेट करने हैं। ए डिविएशन टॉलरेंस मतलब क्या? मैं अगर कहूंगी कि मान के चलो मेरा टारगेट प्रोडक्शन है 1000 बैग्स पर डे, ठीक है, 1000 बैग्स बना रहे हो पर डे, मान के चलो कोई एक दिन 999 बैग्स बने तो वो डिविएशन है, फाइंड आउट करोगे, करेक्टिव मेजर। ऐसे नहीं होता है। आप हर चीज कंट्रोल करने जाओगे ना तो कुछ कंट्रोल नहीं होना, ये कंट्रोलिंग खुद कहता है। तो आपको एक लिमिट सेट करनी होती है कि चलो मिनिमम 900 बैग बननी चाहिए, मैक्सिमम 1000 है, ठीक है। तो 900 से 1000 के बीच में अगर बैग्स बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरवेंशन, कोई करेक्टिव मेजर की जरूरत नहीं है। पर 900 से कम हो गई, हाँ, तब इंटरवेंशन की जरूरत है कि भाई इतनी कम बैग्स आज क्यों बनी है, राइट। तो डिविएशन लिमिट सेट कर दिए गए थे ये 3 डिपार्टमेंट्स के लिए कि भाई इसमें इतना डिविएशन चलेगा, इससे ज्यादा हुआ तो कंपनी की सक्सेस अफेक्ट हो सकती है, तो हम इसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात आ रही है, तो 2 चीजें आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है। एक, मिस्टर सांधू ने जैसे ही कंपनी खोली, मिस्टर सांधू ने जैसे ही कंपनी को खोला, ठीक है, उन्होंने सबसे पहली चीज क्या की, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को 6 मेजर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। अब डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना, बच्चा ये कौन सा कंसेप्ट है, तो इसको हम क्या कहते थे, इसको कहते थे डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो किसके अंडर आता है भाई, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना, ये हमेशा आता है इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन एक फंक्शन नहीं है। सबसे पहले फंक्शंस कौन से मेंशन्ड है ये आपको बताना है, राइट। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जब मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने ये बताया कि कौन से डिपार्टमेंट्स क्रिटिकल है और कितने डिविएशंस हम अलाउ कर सकते हैं। उससे ज्यादा डिविएशन हुआ तो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो ये डिविएशंस, ठीक है, लिमिट सेट करना, ये कहाँ पे आता है बेटा, तो ये आता है आपका कंट्रोलिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, मुझे लगता है आपके भी दिमाग में जरूर आया होगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम यहाँ पे स्टाफिंग भी आएगा, क्योंकि 6 डिपार्टमेंट्स के हेड भी तो लेकर है। बट यहाँ पे क्या स्टाफिंग रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट मेंशन्ड है कि वो 6 हमने रिक्रूट किए, दे आर एक्सपर्टाइज, हमने उनको प्लेसमेंट एजेंसी से लाया या हमने एडवर्टीजमेंट देकर उनको लाया, क्या कुछ मेंशन्ड है? नहीं। हाँ, स्टाफिंग किया होगा, अरे प्रोडक्शन भी किया होगा, स्टाफिंग भी किया होगा, प्लानिंग भी किया होगा, डायरेक्टिंग भी किया होगा, किया सब होगा। बट क्या केस में कोई स्टेटमेंट हाईलाइट करके ये फंक्शन को मेंशन करता है? वैसे तो सारे फंक्शंस करने हैं ना मिस्टर सांधू को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे ही करने हैं। बट इस केस में बिकॉज कोई भी स्टेटमेंट कोई दूसरे फंक्शन को हाईलाइट नहीं करता, स्टाफिंग को तक नहीं करता, आप इसको नहीं लिखोगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे गिवन था, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसके कोई एलिमेंट्स है जो आपको बताने, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग में तो एक ही चीज बताइए कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। दूसरे अगर कंट्रोलिंग फंक्शन की बात करें तो इन्होंने 2 चीज बताई थी। एक तो सबसे पहले मीटिंग में ये बताया गया था कि आउट ऑफ द 6 डिपार्टमेंट्स 3 डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना, कंपनी के मोस्ट क्रूशियल चीजों को हाईलाइट करना, बच्चा इसको कहते हैं CPM या तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड।
कि भाई बाकी डिपार्टमेंट्स में कुछ हो गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत नहीं है, बट इन 3 डिपार्टमेंट में अगर कुछ हो गया तो इमीडिएट एक्शन चाहिए। दीज आर आर क्रिटिकल पॉइंट मेथड्स। थर्ड, उन्होंने जो है डिविएशन लिमिट सेट करी थी इन 3 डिपार्टमेंट्स के लिए कि भाई ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप जाओगे करेक्टिव मेजर लोगे, एनालिसिस करोगे, ऐसा नहीं है, बट ये डिविएशन लिमिट है, लिमिट के बाहर अगर कोई चीज गई तभी इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों बच्चा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग खुद कहता है ना कि अगर आप हर एक चीज को कंट्रोलिंग करने जाओगे तो कोई चीज कंट्रोल नहीं होगी। अगर 1%, 0.5% डिविएशन आया तो दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज अ लॉस टू द कंपनी कि आप इतने रिसोर्सेज डाल दो, एनालाइज करो, डिविएशन फाइंड आउट करो, करेक्टिव चीजें करो, नहीं जरूरत है। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। तो देखो कि कब कंट्रोलिंग की जरूरत है और तभी इंटरवन करो, तभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लो। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये डिफरेंट फंक्शंस है और ये डिफरेंट कंसेप्ट्स है जो इस केस स्टडी में हाईलाइटेड थे। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक क्लू वाला पॉइंट है। ठीक है, ये क्लू के ऊपर 2 फंक्शंस है जो यहाँ पे गिवन है, वो आपको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों के लिए है भाई, यहाँ पे हम आपको क्लू तो बता देंगे, तो आपको इसका आंसर हमें बताना है, राइट? आपको खुद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में हमें यहाँ पे आंसर बताना है। कहाँ पे बताओगे बेटा? नीचे कमेंट करके आंसर बिल्कुल बताइएगा, क्या सही है क्या गलत है, हम आपको बताने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक दिन एक मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर जो थे, जो बीबीए की क्लास ले रहे थे, बीबीए के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने उनके साथ एक गेम खेली जो हम भी खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने उनके साथ एक गेम खेली। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिए, मैंने भी आपको पढ़ा दिए। ठीक है, फ्रॉम फंक्शंस टू स्किल्स टू स्टेप्स टू प्रोसेस, बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट को लेकर पढ़ाई। तो हम आपको कुछ ऐसे क्लूज देंगे जिसके ऊपर से इसमें कौन से 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, ये क्लूज के हिसाब से कौन से 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको बताना है। अब इंस्ट्रक्टर ने तो यहाँ पे 3 मिनट दी थी, 3 मिनट्स के 3 मिनट में आपको गेस करना है, बट मैं जानती हूँ मेरे बच्चे तो 60 सेकंड में कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी कंसेप्ट है और पक्का वाला आप करोगे। कमेंट सेक्शन में टाइम भी बताना कितनी देर में किया। ठीक है, क्योंकि हम ये इंस्ट्रक्टर से ज़्यादा तेज है। ठीक है, क्या क्लूज है? तो सबसे पहला क्लू है दे आर इनसेपरेबल ट्विंस। ये 2 ऐसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिनको आप अलग नहीं कर सकते, जुड़वा की तरह है कि भाई बिछड़ नहीं सकते ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट चीज है दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड एंड रीइंफोर्स ईच अदर। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब पहला फंक्शन है तब दूसरा है, दूसरा है तब पहला है। ठीक है, तो ये इंटरडिपेंडेंट है, दोनों रिलेटेड है डायरेक्टली और वो एक दूसरे पे रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, मतलब पहला वाला सही है तो लास्ट वाला सही जाएगा, लास्ट वाला करेंगे तब पहला वाला सही जाएगा, रीइंफोर्स भी करते हैं। ठीक है, थर्ड चीज है दे बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। दोनों फंक्शन जो है फ्यूचर को देखकर भी बनाया जाता है, बट साथ ही साथ बैकवर्ड जो हमने चीज करी है उसको देखकर भी इसको करना होता है। कौन से है ये दोनों फंक्शंस? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, कुछ तो याद जरूर आया होगा, तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर अभी के अभी ड्रॉप कर देना। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट केस। अगेन बहुत ही चिंटू क्लास का केस है। ठीक है, बहुत ही इजी भी है। अब देखिए यहाँ पे भी विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द अबव केस ये पूछा गया है एंड सेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू करेक्ट द थिंग्स। मतलब कौन सा फंक्शन चाहिए और उसका क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे। इधर भी वापस कोई दिक्कत हो रही है, भाई हर एक व्यक्ति हमें दिक्कत ही बता रहा है और उसका सोल्यूशन मांग रहा है, मतलब हमें तो अभी मैनेजमेंट स्किल्स आ गई। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैनेजमेंट करना है, देखो भाई दिक्कत है सॉल्व करनी है। ठीक है, करते हैं जैसे आप कहो। अब दिक्कत क्या है चलिए ये देखते हैं। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? तो ऑटो स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, और वो भी लार्ज स्केल पे, मतलब ऑटो स्पेयर पार्ट्स बना रहा है और वो भी लार्ज स्केल पे बना रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज है।
द कंपनी पॉलिसी इज दैट 3% of the daily production could be defective. Over last 2 months, it is observed that about 10 to 12% of production is defective. अब कंपनी पॉलिसी क्या कहती है कि आप ऑटो पार्ट्स बना रहे हो. एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. मान के चलिए कि आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, तो आप यहाँ पे ऑटो पार्ट्स को बना रहे हो, वो भी लार्ज स्केल पे. ठीक है, बनाने में दिक्कत हो सकती है, कभी किधर कुछ चूक हो गई, कभी कोई चीज खराब हो गई, हो सकती है. और इसीलिए कंपनी ने एक डिफेक्टिव लिमिट सेट की है, डिफेक्टिव रेशियो या डिफेक्टिव लिमिट सेट करी थी. कितनी सेट करी थी कि भाई 3% जो है डिफेक्टिव हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए कि आप अगर प्रोडक्शन करते हो ऑफ 100 यूनिट्स या 100 ऑटो पार्ट्स पर डे, ठीक है, तो इसमें से 3 यूनिट्स जो है मैक्सिमम वो आपके डिफेक्टिव हो सकते हैं. जाहिर सी बात है, डिफेक्टिव मतलब वेस्टेज है, आप इसको यूज नहीं करोगे. जबकि जो 97 यूनिट्स बचे, ये 97 यूनिट्स आपको बहुत ही सही तरीके से बनाने हैं जिसको इजीली सेल कर सके. ठीक है, लेकिन ये देखा गया है कि हमने मैक्सिमम लिमिट 3 सेट करी है, बट एक्चुअल जो है कंपनी 10 से 12 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बना रही है. आउट ऑफ 100 यूनिट्स जो वो प्रोड्यूस कर रही है एवरी डे, 10 से 12 डिफेक्टिव बना रही है मेरे दोस्त. 10 से 12 तो करीबन जो हाथ में प्रोडक्ट आ रहा है 88 to 90 यूनिट्स ही आ रहा है. बाकी तो 10 से 12 यूनिट्स वेस्टेज हो रहा है. अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो मार्केट में सेल नहीं करोगे ना, तो वो वेस्टेज आ रहा है. तो इतना वेस्टेज कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तो क्या करोगे कि आप यहाँ पे इस केस को सॉल्व कर सको, ये जो डिफेक्टिव रेशियो है आप उसको सॉल्व कर सको. देखिए, सबसे पहले चीज, डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? क्या ऐसी दिक्कत आ रही है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिफेक्टिव? हो सकता है कि रॉ मटेरियल खराब है, हो सकता है कि मशीनरी मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो मशीनरी बार बार अटक रही है जिसकी वजह से डिफेक्टिव. हो सकता है कि वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, कोई भी कारण हो सकता है. तो पहले कारण तो फाइंड आउट करोगे, नहीं करोगे? कैसे भाई कुछ भी अंदाजा लगा के उसको करेक्ट करोगे? नहीं ना. सबसे पहले if there is a problem you need to find the reason of the problem, तब सोल्यूशन मिलेगा. तो रीजन फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम का फाइंड आउट करना. भाई ये कौन से फंक्शन में आता है? तो ये आपका आता है सबसे पहले कंट्रोलिंग फंक्शन में. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये कंट्रोलिंग आप करोगे तो क्या प्रोसेस है इसका, कैसे कंट्रोलिंग करोगे? ठीक है, तो कंट्रोलिंग के स्टेप्स आपको पता है ना, यू नो द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग, राइट? तो यहाँ पे आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग मेंशन करना है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो देखिए, सबसे पहली चीज आप स्टैंडर्ड सेट करोगे कि भाई ऐसे बनना है. ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो है आप यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि क्या चीजें एज पर स्टैंडर्ड हो रही है. परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे. ठीक है, कि अगर मैं कहती हूँ कि 100 यूनिट्स बनाए, उसमें से 2 डिफेक्टिव निकले, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहने दो. 10 डिफेक्टिव निकले तो क्या दिक्कत है, यू विल फाइंड आउट द प्रॉब्लम. ठीक है, तो एनालाइज करोगे. अगर उसमें डिविएशंस है तो डिविएशंस क्यों है वो पता करोगे और करेक्टिव मेजर्स लोगे. डिविएशन का कारण पता चला तो उसको सॉल्व करोगे. अब देखिए, हो सकता है कि अगर मशीनरी में दिक्कत है, ठीक है, तो आप मशीनरी या तो रिप्लेस करोगे या तो उसका मेंटेनेंस कराओगे या तो ये प्रॉब्लम को कैसे ना कैसे आप सॉल्व करोगे, राइट? तो उसका ये डिविएशन कंट्रोल करना. देखिए, प्रॉब्लम्स होती है, एट टाइम्स हम टारगेट सेट करते तो उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे हो कि वर्कर्स डीमोटिवेटेड है, वर्कर्स आलसी है. हो सकता है कि हमने जो टारगेट सेट कर दिया वो बहुत ज्यादा है, तो आपको टारगेट को रीसेट करना होता है. हो सकता है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि अभी फ्रीक्वेंटली बिजली जा रही है, बहुत सारे कारण हो सकता है. यू नीड टू फाइंड आउट द डिविएशन, द रीजन ऑफ डिविएशन, करेक्टिव मेजर्स लेके फीडबैक लेना है कि चलो अभी तो हमने करेक्टिव मेजर्स लिया, वापस 10 दिन के बाद चेक करो अब क्या काम सही से चल रहा है. अगर ओके तो चलते रहने दो, कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेते रहो. ठीक है, तो कंट्रोलिंग की यहाँ पे जरूरत है. ये क्यों हो रहा है ये पता करके उसको करेक्ट करने की जरूरत है, राइट? चलिए यहाँ पे आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है कि कंपनी एम लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स बोथ फॉर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट एज वेल एज एक्सपोर्ट। मतलब वो मोबाइल फोन्स बनाते हैं, इंडियन कंपनी है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट इंडिया बोला है, सिंपल सी बात है। तो इंडियन कंपनी है, मोबाइल फोन्स बनाती है, इंडिया में भी सेल करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, बहुत ही बढ़िया चीज है। It has enjoyed a substantial market share and also had a loyal customer following। अभी तक तो सब सही चल रहा था, अच्छे कस्टमर बेस है, मार्केट शेयर है, मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स बिक रहे, सही सब सही चल रहा था, बट प्रॉब्लम होगी तभी केस बना है। ठीक है, प्रॉब्लम अभी देखिए आ गई, but lately it has been experiencing problems because its targets have not been met with regard to sales and customer satisfaction। अचानक से ऐसी चीज हो गई है कि उनके जो टारगेट्स है वो पूरे नहीं हो रहे, उनके जो टारगेट्स है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, कस्टमर की भी कंप्लेंट्स आ रही है, कस्टमर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और इसीलिए तो टारगेट्स पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, also mobile market in India has grown tremendously and new players have come with better technology and pricing. This is causing problems for the company. It is planning to revamp its controlling system and take other steps। अब यहाँ पे खुद ही बोल दिया कंट्रोलिंग है सबसे पहली चीज तो। ठीक है, लेकिन सवाल क्या है, मैं मोबाइल फोन्स बना रही हूँ, मार्केट में बेच रही हूँ, अभी तक सब सही चल रहा है, अचानक से ये हो गया है कि मेरे मोबाइल फोन्स की डिमांड जो है कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, कोई तो ऐसी दिक्कत आ रही है मेरे फोन में। दूसरी चीज, जो नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं वो बेटर फोन्स, बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। अब मेरे फोन्स उनसे अगर compete नहीं कर पाएंगे तो क्या मेरे फोन्स बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, क्योंकि मैं तो आउटडेटेड हो गई ना फिर। तो ये दिक्कत आ रही है, तो कंपनी ने कहा कि भाई अगर ऐसा करेंगे ना तो अपने को बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फटाफट जो है अपना कंट्रोलिंग रिवैम्प करना है। प्रॉब्लम आ रही है, हम सोच रहे प्रॉब्लम आई, फटाफट सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, कस्टमर को पूछो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो मेरे दोस्त फटाफट, बिफोर वी लूज द रेस। ठीक है, सवाल ये है, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स द कंपनी विल डिराइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम। अब कंपनी ने तो बोला फटाफट कंट्रोलिंग करना है, लेकिन ये कंट्रोलिंग करके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आप बताइए, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो आपको यहां पे बच्चा क्या लिखना है, एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग। कोई भी 2 से 3 पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग आप लिख सकते हैं। भाई सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग लिखिए, डायरेक्टली पूछ दिया। कंट्रोलिंग कंसेप्ट है वो भी डायरेक्टली बोल दिया। कितना लंबा चौड़ा केस स्टडी दिखता है, बट इजीनेस देखो, ये इजी वाले केस स्टडीज में आ रहा है दोस्त। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग आपको लिखना है कि कंपनी अगर कंट्रोलिंग फंक्शन करती है तो उससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है, कि भाई डिविएशंस पता चल जाता है, आप उसको करेक्ट कर देते हो, चीजें एज पर प्लान्स होती है, आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हो, गुडविल मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हाउ कैन द कंपनी रिलेट्स इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस टू एंश्योर दैट इट्स प्लान्स आर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एंड टारगेट्स आर अटेंड। तो देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो भाई भाई है। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो क्या है मेरे दोस्त, तो भाई भाई है, राइट। तो कैसे कंपनी इंश्योर कर सकती है कि चीजें एज पर प्लान हो? तो देखिए, अगर मैं कंट्रोलिंग करती हूँ, कंट्रोलिंग क्यों करती हूँ, हम जब प्लान्स बनाते हैं कोई टारगेट सेट करके, कोई गोल सेट करके, कोई स्ट्रेटेजी सोचकर हम प्लान्स को बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि अगर ये गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना तो चीजें जैसे प्लान्ड है वैसे हो। अनप्लान्ड चीजें होगी तो कब क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो वी नीड टू स्टिक टू द प्लान, और स्टिक टू द प्लान करने के लिए आपको फ्रीक्वेंट कंट्रोलिंग मेजर्स, फ्रीक्वेंट एनालिसिस, फ्रीक्वेंट फीडबैक जरूरी है। कांस्टेंट एनालिसिस होना चाहिए कि क्या चीजें एज पर प्लान चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो क्यों, और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्लानिंग को 100% फॉलो करना है। कॉम्पिटिटर आया, ठीक है, आपको पता है कि वो बेटर टेक्नोलॉजी ला रहा है, तो आपको प्लान्स को शायद चेंज भी करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी से बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। तो आपको वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, गिव द स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस दैट द कंपनी शुड फॉलो टू रिमूव द प्रॉब्लम्स। अब कंट्रोलिंग प्रोसेस के स्टेप्स आपको पता ही है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने कि भाई मार्केट में आज इस तरीके का फोन आ रहा है तो हमारा फोन उसके टक्कर का होना चाहिए, तो ऐसा फोन ही बनना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने। उसके बाद जो परफॉर्मेंस अभी हो रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको आपको मेजर करना है।
ठीक है, कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने बताया ऐसा करना है, बट अभी एक्चुअली कर क्या रहे हो, व्हाट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये करंट परफॉर्मेंस, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, दोनों को तराजू के तौर पे मेजर करना है। ठीक है, अगर दोनों मैच हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मैच नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इधर, एक्चुअल परफॉर्मेंस काफी नीचे है, तो भाई दिक्कत है। तो फाइंड आउट द डिविएशंस, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये हो रहा है, डिविएशंस फाइंड आउट करो। डिविएशंस के लिए करेक्टिव मेजर लो। अरे प्रॉब्लम पता चल गया तो क्या ऐसे बैठ जाओगे, नहीं ना, प्रॉब्लम पता चला तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे ना। सो फाइंड आउट करेक्टिव मेजर्स और कांस्टेंट फीडबैक लेते रहना है। ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, बट क्या अभी सब नहीं चल रहा है, वरना पता चला आपका सोल्यूशन भी काम नहीं किया तो वापस दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। तो ये केस स्टडी बहुत ही डायरेक्ट केस स्टडी था, यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे, बस इसको केस के फॉर्म में दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग लिखो, सेकंड क्वेश्चन था प्लानिंग कंट्रोलिंग कैसे रिलेटेड है वो लिखो, थर्ड क्वेश्चन था कंट्रोलिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन करो। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बस इसको केस के फॉर्म में दिया था। ठीक है, जनरली ऐसे होता है, राइट। चलिए, इसी के साथ जो है हमारा ये जो केस स्टडी का सेशन है वो होता है खत्म ऑफ कंट्रोलिंग। आगे के चैप्टर के भी केस स्टडीज आते रहेंगे, बेफिक्र रहिएगा, बस पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसे लगेगा वीडियो देख के कि अरे यार ये तो ईजी था, बट हो सकता है सॉल्व करने जाओ तो और दिक्कतें आ सके। ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि इन प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वाई सॉल्विंग केस स्टडी। और एक छोटू सा चिंटू क्लास का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोबारा जरूर मिलेंगे, अभी के लिए यहीं पे बाय बाय।